हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज आपको थर्ड ईयर के पेपर पश्चिमी संसार के चैप्टर फ्रांस की क्रांति के बारे में बतलाऊंगी। वीडियो 25 में हम फ्रांस की क्रांति के पूर्व का इतिहास आपके साथ में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने लुई 16वां, रानी अंतवानेट, तुर्गों के सुधार कार्य, नेकर और कैलोन जैसे अर्थशास्त्रियों के सुधार कार्यों के बारे में आपको बताया है और उस पर चर्चा की है। वीडियो 26 में मैंने आपको फ्रांस की क्रांति के पूर्व के इतिहास में एस्टेट जनरल की किस प्रकार से फ्रांस में मांग उठी और एस्टेट जनरल का अधिवेशन लुई 16वें किन परिस्थितियों में बुलाने के लिए विवश हुआ, इसके बारे में आपके साथ में चर्चा की है। इसके अलावा मैंने फ्रांस की क्रांति के कारण भी शुरू किए थे, जिनमें मैंने मुख्य रूप से राजनीतिक कारण के बारे में आपको बतलाया है कि किस प्रकार से लुई 16वां और उसकी रानी मैरी अंतवानेट के कारण फ्रांस की क्रांति हुई, या वो भी एक कारण था। फ्रांस की आंतरिक शासन व्यवस्था सुसंगठित नहीं थी। फ्रांस के लोगों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, और भी बहुत सारी बातों के बारे में हमने उस टॉपिक या उस वीडियो में आपसे चर्चा की थी। आज वीडियो 27 में मैं फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से सामाजिक कारण थे, इस बारे में आपके साथ में चर्चा करूंगी। सामाजिक कारण फ्रांस की क्रांति के क्या थे? फ्रांसीसी समाज में विद्यमान सामाजिक असमानता क्रांति का दूसरा मुख्य कारण था। समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों और श्रेणियों या एस्टेट्स में विभाजित था। ये वर्ग थे पादरी अथवा धर्माधिकारी, कुलीन सामंत और साधारण लोग। प्रथम 2 श्रेणियों के लोगों को विशेष सुविधाएं तथा विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि मैं आपको विगत वीडियोस में बता चुकी हूँ। और तीसरा वर्ग सामान्य लोगों का वर्ग था, और उनकी तुलना में उनकी स्थिति मतलब कि पादरी अथवा धर्माधिकारी वर्ग और कुलीन सामंत दोनों वर्गों की स्थिति साधारण लोगों की स्थिति से बहुत ऊंची थी। क्रांति के समय फ्रांस की कुल जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी, जिसमें विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोगों की संख्या लगभग 27 लाख थी, अर्थात कुल आबादी का 1% भाग 2,70,000 थे। अर्थात ये लोग केवल 1% भाग ही था इनका पॉपुलेशन में। पादरी वर्ग। क्रांति के पूर्व फ्रांस में चर्च का विशेष स्थान था, और इसके पदाधिकारी या पादरी लोग समाज में सर्वोच्च शिखर पर थे। ये लोग प्रथम श्रेणी के सदस्य थे, अर्थात फर्स्ट एस्टेट कहलाते थे। चर्च के अधिकारी काफ़ी संपन्न और शक्तिशाली थे। फ्रांस की संपूर्ण जागीरी भूमि की 20% भूमि चर्च के अधिकार में थी, जिससे चर्च को बहुत ज़्यादा आय होती थी, और यह आय सरकारी करों से भी मुक्त थी। इस नियमित आय के अलावा कैथोलिक चर्च किसानों से सब प्रकार की फसलों पर धर्मांश भी वसूल करता था। धर्मांश क्या था? धर्मांश एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो कि कैथोलिक चर्च के द्वारा किसानों से वसूल किया जाता था। फ्रांस में इसकी वसूली होती थी। चर्च की आय काफ़ी थी, और वे जनहित के बहुत से काम भी करता था, परंतु चर्च के भीतर घोर पक्षपात और अपव्ययता का बोलबाला था। चर्च का नैतिक पतन हो चुका था, उसकी जड़ें खोखली हो चुकी थी। उसकी आय का अधिकांश भाग बड़े बड़े अधिकारियों, बिशप, एबाट आदि की जेबों में चला जाता था, और उनमें से अधिकांश आमोद प्रमोद एवं भोग विलास का जीवन बिताते थे। अतः लोगों के प्रति या उन लोगों के प्रति फ्रांस की जनता में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। चर्च के धार्मिक कार्यों का संपादन साधारण पादरी लोग ही करते थे।
इन लोगों की नियुक्ति तीसरे वर्ग अर्थात साधारण लोगों में से की जाती थी। इन लोगों को अपने भरण पोषण के लिए बहुत ही कम वेतन मिलता था। चर्च के बड़े अधिकारी इन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे, परंतु साधारण पादरियों में से अधिकांश काफ़ी पढ़े लिखे थे और उनका झुकाव सुधारवादी आंदोलन की तरह था। इस कारण क्रांति के समय इस पादरी वर्ग ने सर्वसाधारण लोगों का साथ दिया। कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग द्वितीय श्रेणी के सदस्य थे अर्थात सेकंड एस्टेट के सदस्य थे। इस वर्ग में सामंत, राजदरबारी तथा बड़े बड़े पदाधिकारी सम्मिलित होते थे। क्रांति के समय इन लोगों की संख्या लगभग 4 लाख थी। इनमें से अधिकांश मध्ययुगीन सामंतों के वंशज थे। फ्रांस की संपूर्ण भूमि का 1/4 भाग कुलीनों की संपत्ति थी, अर्थात इनकी जनसंख्या तो बहुत कम थी, परंतु फिर भी ये 1/4 भाग संपत्ति के रूप में रखते थे भूमि का, जिसके सहारे वे शानो शौकत तथा भोग विलासिता का जीवन बिताते थे। अपनी संपन्नता तथा विशेषाधिकारों की वजह से समाज में इनकी स्थिति बहुत ऊंची थी, परंतु इस कुलीन वर्ग में भी आपसी एकता का अभाव था। एक इतिहासकार हुए हैं हेजन। तो हेजन के मतानुसार सामंतों के 2 वर्ग थे, एक सैनिकों का और दूसरा न्यायाधीशों का। पहला वर्ग पुराने योद्धा सामंतों का वंशज था और वे पीढ़ी दर पीढ़ी फ्रांस के राजाओं की सैनिक सेवा में रहते आए थे। दूसरे वर्ग में वे लोग थे जो अपने न्यायिक पदों के कारण कुलीन वर्ग के सदस्य बन गए थे। सैनिक सामंतों की भी फ्रांस में 2 श्रेणियां थी, एक दरबारी सामंत और दूसरे प्रांतीय सामंत। यद्यपि दरबारी सैनिक सामंतों की संख्या काफ़ी कम थी, परंतु शान शौकत और ऐश्वर्य प्रदर्शन में वे सबसे आगे रहते थे। वे लोग मनमाने तरीके से जागीरों का प्रबंध चलाते थे और किसानों का हर संभव उपाय से शोषण करते थे। ऐसे सामंत समाज में ईर्ष्या और तिरस्कार का पात्र बने हुए थे, क्योंकि प्रशासन के अधिकांश पदों पर, जो कि उच्च पद थे, उन पर इन्हीं सामंतों का एकाधिकार था। प्रांतीय सामंत अपना अधिकांश समय अपनी जागीरों में ही बिताया करते थे। उनमें से अधिकांश की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी और कुछ तो ऐसे सामंत थे जिनकी आय संपन्न किसानों से अधिक ना थी। फिर भी सभी सामंतों की रीति नीति एक जैसी ही थी। वे लोग किसानों से काम कराते थे, उनका शोषण करते थे, उनसे बलात् बिगाड़ लेते थे और इस कारण से किसानों में उनके प्रति काफ़ी असंतोष था। तीसरा वर्ग कौन सा था? कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के अलावा तीसरा वर्ग था थर्ड एस्टेट। इन दोनों वर्गों अर्थात पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के अतिरिक्त जितने भी सभी लोग थे वो तीसरे वर्ग या थर्ड एस्टेट के सदस्य माने जाते थे। इस वर्ग के लोग सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित होते थे और इस वर्ग में हमें भारी असमानता दिखाई पड़ती है। सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से भी इस वर्ग के विभिन्न अंगों में व्यापक अंतर था, जैसे धनी व्यापारी, साहूकार, उद्योगपति, साहित्यकार, चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक, कलाकार, किसान, मजदूर आदि ये सभी तीसरे वर्ग के सदस्य थे। और इन सबको देखा जाए तो हमें पता चलता है कि इनमें एक रूपता का अभाव था। इस वर्ग को भी 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला बुर्जुआ अथवा मध्यम वर्ग, दूसरा दस्तकार वर्ग और तीसरा मजदूर तथा किसान वर्ग। अब मध्यम वर्ग क्या था? फ्रेंच भाषा में मध्यम वर्ग को बुर्जुआ वर्ग भी कहा गया है और इस वर्ग में वे सभी लोग शामिल होते थे जिनको शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता था, जैसे कि कलाकार,
लेखक, वकील, चिकित्सक, अध्यापक, साहित्यकार, व्यवसायी, व्यापारी, साहूकार, कारखानों के मालिक, निम्न पदस्थ सरकारी कर्मचारी आदि सभी इसी मध्यम वर्ग के हिस्से थे। इस वर्ग की आर्थिक दशा संतोषजनक थी, अर्थात बहुत बुरी नहीं थी, और शासन के अधिकांश निम्न पदों पर इन्हीं लोगों का अधिकार था। प्रथम दोनों वर्ग, पादरी और कुलीन वर्ग जो थे, उनको इस वर्ग की सेवाओं की निरंतर आवश्यकता पड़ती थी। इस वजह से इस वर्ग को समाज में और शासन वर्ग में थोड़ी बहुत सुविधाएं प्रदान की गई थी। मध्यम वर्ग मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में संशोधन का समर्थक था, बुद्धिमान था, कर्मठ था, शिक्षित था और धनी होने के उपरांत भी देश की राजनीतिक संस्थाओं पर उसका कोई प्रभाव नहीं था, जबकि यह वर्ग देश की राजनीति पर अपना नियंत्रण कायम करने के इच्छुक था। ऐसा पुरानी व्यवस्था को परिवर्तित करके ही संभव हो सकता था। अतः इन दोनों वर्गों में संघर्ष एक तरीके से अनिवार्य था। इतिहासकार आर पाल्मर ने लिखा है, मध्यम वर्ग के असंतोष का सर्वाधिक मुख्य कारण यह था कि ये सुयोग्य और समृद्ध होते हुए भी उन्हें कुलीनों के समान सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं था। वे राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। यही कारण था कि क्रांति के समय समानता का नारा बुलंद किया गया और इस नारे को बुलंद करने में मुख्य रूप से इसी मध्यम वर्ग के लोग थे। नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरे वर्ग में शिल्पकार। बुर्जुआ वर्ग के नीचे शिल्पकार लोग थे। इन्हें दस्तकार भी कह सकते हैं। इनमें से अधिकांश नगरों में बसे हुए थे और ये लोग अपनी अपनी श्रेणियों में संगठित थे, परंतु सरकार की तरफ से उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन अथवा संरक्षण प्राप्त नहीं था और कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग उनका निरंतर शोषण करते रहते थे, जिसकी वजह से ये लोग भी मौजूदा सामाजिक व्यवस्था से काफ़ी परेशान थे और परिवर्तन चाहते थे। सबसे लास्ट जो सामान्य वर्ग या तीसरे वर्ग के लोग थे वे थे कृषक वर्ग या मजदूर। तो फ्रांस की अधिकांश आबादी इसी कृषक वर्ग की थी। राज परिवार, शासन, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, आदि का अधिकांश वे इसी वर्ग को सहन करना पड़ता था, परंतु उन्हें बड़ा दयनीय जीवन बिताना पड़ता था। उन्हें राज्य, चर्च, जागीरदार इत्यादि को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। करों के अलावा उन्हें अधिकारियों तथा सामंतों की अनेक प्रकार की निःशुल्क सेवाएं करनी पड़ती थी, परंतु राजनीति और शासन में उनका कोई प्रभाव नहीं था। ना तो उनके पास किसी प्रकार के अधिकार थे और ना ही सुविधाएं। भूमि कर सख्ती से वसूल किया जाता था। अकाल अथवा कम पैदावार के दिनों में उन्हें किसी प्रकार की माफ़ी अथवा छूट भी नहीं दी जाती थी। उन्हें दीनहीन जीवन बिताना पड़ता था। उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था और ना ही तन ढकने के लिए पर्याप्त मात्रा में कपड़े उन्हें नसीब होते थे। आमोद प्रमोद और भोग विलास तो बहुत दूर की चीज़ थी। इस प्रकार करों के बोझ से किसानों की कमर टूट चुकी थी। उनकी आय का लगभग 85% भाग करों के रूप में चला जाता था। अतः सुविधा संपन्न वर्गों के प्रति उनके रोष में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही थी। यही कारण है जब फ्रांस की क्रांति हुई तो किसानों ने उसका बहुत ही स्वागत किया, अपने हृदय से स्वागत किया और कुलीन वर्ग का सफाया करने में पूरा सहयोग प्रदान किया। थैंक यू वेरी मच।